Hello students, how are you all? Hope you all are safe and fit and fine. Well, with the help of this video, we will be continuing our first chapter of economics, and the next topic of this chapter is industrial sector on the eve of independence. In the last video, we covered the previous two topics of this chapter only. The next topic is industrial sector on the eve of independence. That means independence टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस था, आज हम ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज इन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट मीन्स हमने बात करी थी कॉलोनियल रूल में, हमने बात करी थी कि ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया पर रूल कर रहे थे. All the economic policies of the India was totally decided by Britishers. British government ही जितनी भी policies introduce करनी है, चाहे वो agriculture policy है, चाहे वो industrial policy है, सारी की सारी policies हमारी कौन determine करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. दैट मीन्स वो सिर्फ अपने सेल्फिश एंड्स के लिए जो रूल्स उनको एप्लीकेबल करने हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो इंडिया में अप्लाई करती थी. तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई करी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मीन्स कि अगर एक्सपोर्ट करा जा रहा है या इंपोर्ट करा जा रहा है, अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री से, तो आपको भी पता है कि some duty charges are imposed on those goods, right? Whether it is your export duty, whether it is your import duty, or any other tariff rates. Okay, but the Britishers here applied discriminatory policy. That means if the Britishers are exporting raw material from India, then no duty charges will be imposed on those goods. ब्रिटिशर्स ने क्या देखा यहाँ पे कि इंडिया में बहुत सारा अबंडेंट क्वालिटी में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या करा कि इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटेन में. और जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो कोई भी एक्सपोर्ट चार्जेस जो हैं गुड्स पर नहीं लगते थे. ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए था ताकि उन रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ना बढ़े और ब्रिटेन को कम रेट पर रॉ मटेरियल इंडिया से अवेलेबल हो जाए. फर्स्ट उन्होंने ये पॉलिसी अप्लाई करी. सेकंड उन्होंने क्या करा, उन रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में भेज के ब्रिटेन में फाइनल गुड्स बनाकर उन्हें इंडिया में क्या करा गया, इंपोर्ट करा गया. अब जब इंडिया में वो इंपोर्ट कर रहे थे तो इंपोर्ट पर भी उन्होंने क्या है, कुछ भी इंपोर्ट ड्यूटी या चार्जेस यहाँ पर अप्लाई नहीं करे, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो फ्रीली ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट कर सके. ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया अपने फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है किसी और कंट्री में, तो हाई चार्जेस से उन्होंने टैक्स जो है या ड्यूटी चार्जेस जो हैं इंडियन प्रोडक्ट्स पर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पर लगाने शुरू कर दिए, ताकि इंडिया जो है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट ना कर सके. ओके, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मैंने बता दिया है कि अगर इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं ब्रिटेन तक, तो कोई ड्यूटी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस नहीं लगाएंगे. और अगर ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई भी इंपोर्ट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे. यहाँ पर हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी हैं. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मीन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने भेदभाव वाली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई करी, ताकि अपने सेल्फिश एंड्स को, अपने फ़ायदे के लिए वो इन पॉलिसीज़ को यूज़ कर सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स. डिसअपीयरेंस मीन्स जो हमारी प्रिंसली कोड्स है, बात आती है यहाँ पर प्रिंसली कोड्स मीन्स जैसे हमारे नवाब राजाओं का राज होता था पहले. ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे जो उस राज्य के या उस स्टेट के जो भी नवाब होते थे, राजा होते थे, प्रिंस होते थे, उनका राज होता था. एम्परर जितने भी होते थे, किंग्स हो गया, एम्परर हो गया, उनका राज होता था उस राज्य पर. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद टोटली जो पावर आ गई इंडिया की, वो किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई. तो टोटली जो प्रिंसली कोर्ट का जो सिस्टम था वो हमारा क्या हो गया, वैनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. प्रिंसली कोर्ट के अंदर क्या था, जितने भी नवाब और राजा थे वो क्या करते थे, इंडिया के हमारे कंट्री के, इंडिया के जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल रेपुटेशन वो दिलाते थे. दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री से वो एक्सपोर्ट करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम
अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके और हमारे प्रोडक्ट्स की जो इमेज है, गुडविल है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्रीज़ में, सारी कंट्रीज़ में जो है एनहांस हो, एडवांस हो। तो यहाँ पर जब, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी शुरू कर दी थी, तो उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को टोटली क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जितनी भी पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाई गई, सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने लगाई, ताकि ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके और इंडिया से ब्रिटेन तक रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा सके। ओके, तो अपने ब्रिटेन गुड्स को तो उन्होंने प्रमोट कर दिया, लेकिन जो हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जो कि बहुत फेमस थे, वो टोटली क्या हो गए, हमारे डिस्ट्रॉय हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है आपका, दैट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ओके, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट मीन्स पिछले पॉइंट्स में हमने डिस्कस करा था कि ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स बनकर तैयार होते थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, वो गुड्स थे। हमारी कंट्री में हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, हैंडमेड गुड्स बनाए जाते थे। तो जो ब्रिटेन गुड्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ही टफ कंपटीशन दे रहे थे, क्योंकि वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, लार्ज स्केल पर बनाए जाते थे, तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती थी, कम आती थी। उनके जो प्रोडक्ट के प्राइजेस थे वो भी हमारे क्या थे, एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हमारे कुछ ना कुछ कम थे। ओके, क्यों? क्योंकि उन पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस भी हमारे नहीं लगाए जाते थे। ओके, तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही टफ कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से। तो कई जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ही टोटली क्या हो गई, यहाँ पर वैनिश हो गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाई ब्रिटेन गुड्स से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड. With the arrival of Britishers in India, what happened is everything changed. That is, demand also changed. Demand of Indian customers, Indian consumers, Indian people also changed. Their culture also changed. They started adopting the culture of Britishers. Okay, तो इंडियन कल्चर जो था हमारा बिल्कुल पीछे जाता जा रहा था. What the India was doing was they were copying the foreign culture. राइट, तो जो डिमांड्स थी, पैटर्न थे डिमांड के, वो भी हमारे क्या थे, चेंज थे। चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका क्लोथ से रिलेटेड है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो इंडियन की जो डिमांड थी वो भी हमारी क्या होती जा रही थी, यहाँ पर चेंज होती जा रही थी। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, कल्चर है, इंडियंस जो है वो अडॉप्ट करने शुरू कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे, इंडियन गुड्स थे, उन्हें इंडियंस ने यूज़ करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो आपकी यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, और अगर इंडिया उसको एक्सपोर्ट कर रहा था तो दूसरी कंट्री में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उनके ऊपर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस जो है अप्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से उनके प्राइजेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाते थे, और बाकी कंट्रीज़ में जो है उनको सेल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इन पैटर्न्स ऑफ डिमांड चेंज होने की वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या हो गई, शट डाउन करनी पड़ी, यहाँ पर बंद करनी पड़ी। नेक्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. जो रेलवे सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद ही हुआ था, उनसे पहले हमारा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने चाहे कितना भी गलत हमारी कंट्री के साथ किया हो, लेकिन एक चीज़ वो हमारी कंट्री में अच्छी कर गई इंडिया में, दैट इज़ रेलवे जो सिस्टम है वो हमारी कंट्री में लेके आए। ओके, लेकिन वो इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं था, वो भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करा। हालांकि अब बाद में उनके जाने के बाद ये इंडियन रेलवे सिस्टम हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, लेकिन जब ये अप्लाई करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंट्रोड्यूस करा था, तो वो इंडियंस के फ़ायदे के लिए बिल्कुल नहीं करा गया था. दैट वॉज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. We here discussed that British government introduced railway system in India for their own selfish ends, ताकि वो easily इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सके. अगर एक्सपोर्ट करना है ब्रिटेन में तो उन्हें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिएगा, तो इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करा ताकि ईजिली रॉ मटेरियल को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा सके कम प्राइस पर, और फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से बनाकर उन्हें इंडिया में क्या कर दिया जाए, इम्पोर्ट कर दिया जाए
बिना इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस के। ओके, तो ये रेलवे सिस्टम जो है हालांकि बाद में हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद एक फ़ायदा बस ब्रिटिश जो है हमारे लिए कर गए थे, दैट इज़ रेलवे सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं किया गया था, सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए, अपने फॉरेन गुड्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बेसिकली ये सिस्टम अप्लाई किया था। Now, the next topic of this chapter is foreign trade under the British rule. That means what was British rule के टाइम पर foreign trade का क्या हमारा status था. First point is your net exporter of primary products and importer of finished products. Primary products means raw material, like raw material, those goods which are used for further production, as for example raw material. In the last topic also we discussed that India was the primary exporter, India was the exporter of raw material, and that raw material was not exported to some other country but that was exported to Britain. ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस के, राइट। पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस करा था। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर उन्होंने क्या करा, इंडिया जो था प्राइमरी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, और वो भी कहाँ पर, ब्रिटेन में। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये अप्लाई कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स थे, फिनिश्ड गुड्स किसके, फॉरेन गुड्स, दैट इज जो ब्रिटेन गुड्स थे हमारे, उनको क्या किया जाता था, इम्पोर्ट किया जाता था। क्या करा ब्रिटिशर्स ने, पिछले भी पॉइंट में हमने डिस्कस करा, जो रॉ मटेरियल होता था हमारी कंट्री से ब्रिटेन में भेजा जाता था कम रेट पर, और फाइनली उन्हें ब्रिटेन में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मशीन्स और बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन्हें इंडिया में क्या कर दिया जाता था, इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ओके, सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट से ज़्यादा इंडिया में क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। ऑल्दो अगर हम ओवरऑल देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर आप बात करें आगे जब चैप्टर में आप करोगे, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, प्रॉफिटेबल है कंट्री के लिए बजाय कि इम्पोर्ट। क्योंकि इम्पोर्ट क्या करता है, इम्पोर्ट एक कंट्री की डिपेंडेंस बढ़ाता है दूसरी कंट्री पर, ठीक है। ऑल्दो अगर हम माइनर व्यू पॉइंट से देखें तो वो अच्छा था कि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी, इम्पोर्ट जो है दूसरी कंट्री पर कम डिपेंड हुई थी, इम्पोर्ट कम कर रही थी। ओके, लेकिन वो एक्सपोर्ट जो है वो हमारे रॉ मटेरियल का हो रहा था। उस रॉ मटेरियल को हम अपनी कंट्री में यूज़ नहीं कर पा रहे थे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, बल्कि ब्रिटेन में उनको भेजा जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। Okay, so this was the first point under foreign trade under British rule. Next point is your monopoly control of India's foreign trade. That means trade के अंदर क्या था, मोनोपली अब किसकी हो गई थी, इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमारी हो गई थी। मोनोपली का मतलब जो राइट है, जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो पूरा का पूरा इंडियन फॉरेन ट्रेड का किसके हाथ में आ गया था, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। अब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ उन्हें इंट्रोड्यूस करनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी चार्जेस लगाने हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कितने इंपोर्ट चार्जेस कितने लगाने हैं, ये सारे के सारे जो हैं डिसाइड कौन करता था, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट। पूरी की पूरी मोनोपली राइट जो आ गया था वो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया था। तो फाइनली वही डिसाइड करते थे कितना ट्रेड करना है, किस कंट्री के साथ करना है। इंडिया के अंदर इंडिया किसको एक्सपोर्ट करेगी, किसको इंपोर्ट करेगी, कितने चार्जेस लगाए जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस, ये सारा का सारा जो है कौन डिसाइड करता था, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। हालांकि इंडिया पर वो राज कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो हमारी कौन डिटरमाइन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। पिछले पॉइंट में मैंने बताया था ट्रेड हमारा क्या था, सरप्लस था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इम्पोर्ट ऑल्दो फिर भी कम था। लेकिन 50% जो एक्सपोर्ट हमारी इंडिया कर रही थी ना, वो क्या कर रही थी, 50% एक्सपोर्ट ब्रिटेन में करा जा रहा था, और कंट्रीज़ में इतना एक्सपोर्ट नहीं करा जा रहा था। और वो भी किस फ़ायदे के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही फ़ायदा मिलता था, इंडिया को उस चीज़ से कोई फ़ायदा, इतना बेनिफिट नहीं मिलता था। दैट मीन्स ट्रेड तो सरप्लस था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से हो रहा था रॉ मटेरियल का, बट वो सिर्फ कहाँ पर हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था। और अल्टीमेटली ये किसके फ़ायदे के लिए था, ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए था। So this was all about the status of industrial sector and status of foreign trade under the British rule on the eve of independence. That was all in this video. Thank you. Thanks a lot.